न्यूयॉर्क 1967 ये वो टाइम था जब स्टेसी कैसर का जन्म हुआ। जन्म के बाद इसके माता पिता ने अपनी बच्ची का काफी लाड प्यार से पालन पोषण किया और उसको हर वो चीज दिलाई जिसकी वो हकदार थी। स्टेसी जैसे जैसे बड़ी हुई तो बड़े होने के बाद उसने अपना इंटरेस्ट लॉ में दिखाया और उसके माता पिता ने उसका लॉ में एडमिशन भी करवाया। अब वो कॉलेज जाने लगी थी और अपनी पढ़ाई जब तक वो कंप्लीट करती उससे पहले ही उसकी मुलाकात माइकल वालेस से होती है। इन दोनों के सब्जेक्ट अलग थे, लेकिन अगर इनकी फीलिंग्स को देखा जाए, इनकी बातों को देखा जाए तो ये दोनों ही लगता था कि एक दूसरे के लिए बने हैं। वो लोग कॉलेज में अक्सर ज्यादा से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं, चाहे वो लाइब्रेरी हो, पार्क हो या फिर बाहर घूमने की ही बात क्यों न हो। और जब स्टेसी 18 साल की हुई तो उसने माइकल के सामने ये प्रपोजल रखा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए और वो दोनों ही इस बात पर राजी थे। तो उन लोगों ने 1985 में शादी कर ली। शादी के बाद भी वो लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और अब तक माइकल एक मैकेनिक बन चुका था। वो लोग अभी भी काफी ज्यादा एक दूसरे के लिए रोमांटिक थे और ज्यादा से ज्यादा टाइम अभी भी शादी के बाद भी वो लोग एक दूसरे के साथ बिताना पसंद करते थे। जब भी माइकल अपने काम से वापस घर पर लौट कर आता तो स्टेसी हमेशा ही उसका बड़े ही प्यार से घर पर स्वागत करती और दूसरी तरफ माइकल भी उसके लिए हर रोज किसी न किसी तरह का रोमांटिक गिफ्ट लेकर घर पर आया करता था। और इसी तरह वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और इनके प्यार की पहली निशानी 1988 में इनके सामने आती है, जब स्टेसी ने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया और उन्होंने इसका नाम एस्ली रखा। अब दोनों ही वो स्वीट कपल मिलकर अपने इस बेटी का ख्याल रखने लगे और 1991 आते आते स्टेसी फिर से प्रेग्नेंट हुई। अब की बार उसने फिर से एक छोटी बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम उन लोगों ने ब्री रखा। अब फैमिली का बर्डन माइकल के ऊपर थोड़ा बढ़ने लगा था तो वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के अच्छे फ्यूचर के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो इंसानी शरीर इतना ताकतवर नहीं होता कि वो दिन रात काम करने के बाद भी बिल्कुल फ्रेश महसूस करे, जिसके कारण अक्सर वो ड्रग्स और शराब का सहारा लेने लगा। ये कपल अपनी बच्ची के लिए हर वो संभव चीज करने लगे जो कि उनकी बच्ची को चाहिए था। और बिल्कुल ऐसा ही हम लोग बोल सकते हैं जैसा कि स्टेसी के माता पिता ने उसे पाला था। स्टेसी भी अब अपने बच्चों को बिल्कुल उतना ही प्यार देना चाहती थी और वो कोशिश किया करती थी कि वो उससे भी ज्यादा अपने बच्चों को प्यार दे। इसी तरह ये कपल अपने बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालने लगा और दूसरी तरफ माइकल और ज्यादा ओवर टाइम करने लगा। और अब अगर देखा जाए तो बार बार ओवर टाइम करने के कारण और ज्यादा से ज्यादा टाइम शॉप पर बिताने के कारण, ओवरडोज उसकी ड्रग्स और शराब पीने के कारण लगभग वो उसका आदी हो चुका था। वो अक्सर घर पर भी शराब पीकर आने लगा और काफी बार स्टेसी जब माइकल को देखती तो वो नशे में ही उसे दिखाई पड़ता। वो नशे का इतना ज्यादा आदी हो चुका था कि अक्सर स्टेसी और माइकल के बीच लड़ाई होने लगी। लेकिन उनकी लड़ाई तभी तुरंत बंद हो जाती जब उनका कोई ना कोई बच्चा उनके सामने आ जाता और वो पूछता कि आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं। तो माइकल भी और स्टेसी भी इस बात को टालते हुए मजाक में लेते थे कि हम तो सिर्फ इसी तरह प्रैंक कर रहे हैं और हम ये सोच रहे थे कि तुम आकर इस प्रैंक पर किस तरह का रिएक्शन दोगी। और इस तरीके से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अगर स्टेसी को देखा जाए या फिर माइकल को देखा जाए तो वो अपने बच्चों से काफी ज्यादा प्यार करते हैं और वो किसी भी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी नहीं करना चाहते जिसके कारण उनके बच्चों के मानसिक तौर पर या फिर उनके दिमाग पर किसी भी तरह का कोई भी बुरा असर पड़े। लेकिन 1999 तक आते आते ये बात काफी ज्यादा आगे बढ़ जाती है और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब हमें टाइम रहते एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन स्टेसी और माइकल दोनों ही इस बात के लिए राजी भी नहीं थे, क्योंकि अगर देखा जाए उन दोनों के अलग होने के बाद तो उनमें से एक व्यक्ति के पास ही वो बच्चे रह पाएंगे और दूसरे को अगर देखा जाए तो माइकल या फिर स्टेसी का तो कुछ नहीं जाता, बस वो बच्चे ही तकलीफ में आ जाएंगे कि हम लोग हमारे माता पिता के साथ नहीं रह पा रहे हैं। और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि 1999 की ये आखिरी हमारी क्रिसमस होगी जब हम लोग पूरी फैमिली के साथ बैठकर क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद हम लोग डिवोर्स ले लेंगे और दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन क्रिसमस आने में अभी काफी दिन पड़े थे और इसी बीच माइकल को पता चलता है कि उसे कैंसर है। वो डॉक्टर के पास जाता है और वहां से जो नॉर्मल दवाई लेनी थी उन्हें लेकर वापस घर पर आ गया। उसने स्टेसी को ये बात बताई और स्टेसी ने भी जब ये बात सुनी तो वो काफी ज्यादा पैनिक हो गई और उसने उसे समझाना शुरू किया कि तुम्हें इस तरह शराब नहीं पीनी चाहिए और इसे तुरंत छोड़ दो और जिस तरह से भी डॉक्टर तुम्हें दवाई वगैरह देते हैं तुम उन्हें रेगुलर लो, जिसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। माइकल ने उस टाइम तो हाँ भर ली, लेकिन शाम को अगर देखा जाए तो वो फिर से इसी तरह नशे में टुल होकर घर पर आता है। स्टेसी उसे काफी
ज्यादा समझाती है, लेकिन वो पहला टाइम था जब उनके बीच हद से ज्यादा लड़ाई हो गई और स्टेसी ने भी ये बात ठान ली कि इस बंदे को समझाने का कोई भी फायदा नहीं और अगर देखा जाए तो इससे हमारे ही बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। वो इस बात को सोचकर माइकल को समझाना बंद कर देती है और माइकल को अगर देखा जाए तो वो तो अपने हर रोज इसी तरह शाम को सेट होकर घर पर आने लगा। लेकिन एक रात ऐसी भी आई जब वो काफी ज्यादा सीरियस हो गया और स्टेसी ने और उसके आस पड़ोस वालों ने उसे ये बात कही कि तुम्हें तुरंत जाकर डॉक्टर से इस बात के लिए कंसल्ट कर लेना चाहिए कि तुम्हें किस तरह की कौन सी बीमारी है, क्योंकि अब की बार के अगर लक्षण देखे जाएं तो ये कैंसर के नहीं जबकि किसी और ही बीमारी के थे। लेकिन माइकल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और जो उसकी कैंसर की रेगुलर दवाइयां चल रही थी वो उन्हें ही लेकर चुपचाप सो जाता है। उसके बाद वो रात भी आए जब क्रिसमस की लास्ट नाइट वो लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ पार्टी करने वाले थे, क्योंकि इसके बाद अगर देखा जाए तो ये दोनों ही कपल अलग अलग होने वाले थे। तो उस रात पार्टी के दौरान माइकल को काफी ज्यादा खांसी आने लगती है और वो लगातार खांसता जा रहा था और उसकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। स्टेसी ने इस बात पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके जो पड़ोसी थे उन्होंने ये बात जरूर कही कि तुम्हें एक बार जाकर डॉक्टर से इस बात के लिए कंसल्ट कर लेना चाहिए। माइकल को यही विश्वास था कि शायद ये उसकी कैंसर वाली बीमारी के कारण हो रहा है और उसने अपने पड़ोसियों की बात नहीं सुनी, जिसके बाद वो जाकर अपनी वही कैंसर वाली दवाइयां लेकर चुपचाप सो जाता है। लेकिन इस घटना के कुछ दिनों बाद ही माइकल काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गया और उसके बाद देखते ही देखते कि वो डॉक्टर के पास पहुंच पाता उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। और वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले जब उसे चेक किया गया तो सामने रिपोर्ट में ये आया कि इसे दिल का दौरा पड़ा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवानी चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं। वैसे भी अगर देखा जाए तो इसे कैंसर था और अब तो इसे हार्ट अटैक आया है। पुलिस वालों ने जब उसकी रिपोर्ट पढ़ी तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 38 साल का था और सिर्फ 38 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक आना इतनी नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन स्टेसी ने इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया और उसने कहा कि जिस तरह से ये खाता पीता था और जिस तरह से नशे करता था, मुझे पहले ही इस बात का शक था कि ऐसा कुछ हो सकता है और उसकी हार्ट अटैक वाली रिपोर्ट को देखकर ये काफी ज्यादा नॉर्मल रहा होगा। जिसके बाद उसे उन लोगों के रीति रिवाजों की तरह एक कब्र में दफना दिया गया और उसकी मौत के लगभग एक हफ्ते बाद ही स्टेसी को $50,000 उसके इंश्योरेंस के रूप में मिले। अभी उसकी दोनों की दोनों बेटियां काफी ज्यादा निराश थी कि हमारे पिता के साथ ये सब क्या हो गया। तो स्टेसी उन दोनों लड़कियों को लेकर डिज्नी वर्ल्ड चली जाती हैं और वहां पर वो लोग काफी ज्यादा मस्ती करते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही लड़कियां अपने पिता के इस गम से काफी ज्यादा जल्दी बाहर आ गई। स्टेसी लगभग 2 सालों तक इसी तरह इधर उधर नौकरी करती है और अपने घर का काम चलाती है। लेकिन इसी तरह 2 साल बीतने के बाद 2003 में उसकी मुलाकात होती है डेविड कैस्टर से और यही व्यक्ति उसके दूसरे पति के रूप में सामने आता है। अब डेविड के साथ स्टेसी के साथ साथ उसकी दोनों बेटियां एस्ली और ब्री भी रहने लगती हैं। लेकिन डेविड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि मैं स्टेसी के साथ तो शादी करके यहाँ पर इसे ले आया, तो वो तो फ्री फंड में इसके साथ साथ यहाँ पर आ गई। और यही कारण था कि डेविड और स्टेसी की दोनों बेटियों के बीच इतनी ज्यादा बातचीत नहीं हुआ करती थी। डेविड कैस्टर का भी एक लड़का था जो कि अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और डेविड ने उसकी जैसे ही शादी हुई तो उसे एक नया घर दिलवा दिया और अब अगर उसे देखा जाए तो वो कभी कभार उससे मिलने के लिए आता रहता था। उसकी वाइफ पहले ही ऊपर जा चुकी थी तो अब डेविड बिल्कुल अकेला था और स्टेसी भी बिल्कुल अकेली थी। उसके पास बस अपनी 2 बच्चियां थी, लेकिन जिंदगी बिताने के लिए इन दोनों को ही एक दूसरे के सहारे की काफी ज्यादा जरूरत थी, जिसके चलते डेविड ने स्टेसी से शादी कर ली और स्टेसी के साथ साथ उसकी दोनों बेटियां भी डेविड के घर पर ही रहने लगती हैं। डेविड को भी अगर देखा जाए तो ये भी काफी ज्यादा शराब पीता था और शराब पीने वाली हरकत स्टेसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन डेविड की जो अच्छी बात थी वो ये कि वो काफी ज्यादा लिमिट में अपनी शराब को पिया करता था और वो उसे पीकर कभी भी ओवर कंट्रोल नहीं होता था। इसी तरह स्टेसी डेविड के साथ रहने लगी और उन लोगों की जिंदगी भी बड़े आराम से चल रही थी। लेकिन 2007 में स्टेसी ने पुलिस के पास कॉल किया और पुलिस को बताया कि इस तरह मेरा पति आज काफी ज्यादा शराब पी चुका है और वो अपने आप को अंदर कमरे में बंद किए हुए है। उसने रात को पीना शुरू किया था और पूरी रात वो पीता रहा और अब अगर देखा जाए तो दोपहर हो चुकी है, लेकिन वो अपना दरवाजा नहीं खोल रहा। मैंने उसे काफी बार आवाज लगाई लेकिन वो बिस्तर पर सुन पड़ा हुआ है। तो क्या आप लोग प्लीज यहाँ पर आ जाएंगे और मेरी मदद करवाइए इस दरवाजे को खोलने में और उस व्यक्ति को जगाने में। My husband didn't show up to work this morning. I don't know what's going on.
I'm just getting a little concerned because I haven't talked to him since 5 o'clock in the morning on Sunday when he locked me out of the bedroom. Has he ever mentioned hurting himself or harming himself? Or Friday night when we were arguing, he told me to get out, take my kids and get out. I could leave, and then 5 minutes later he said if I left he would make me sorry. I would be sorry if I ever left him. पुलिस स्टेसी के घर पर पहुंचती है और वहां पर जाने के बाद उन लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारा पति कौन से कमरे में बंद है, और स्टेसी ने इशारा किया एक कमरे की तरफ। सबसे पहले पुलिस वालों ने उसकी खिड़कियों से अंदर की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि डेविड अपने अंडरवियर में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं कर रहा। तो पुलिस ने वो दरवाजा तोड़ा और अंदर गए और वहां पर जाकर जब उसे चेक किया कि ये बंदा कल रात से ही इसी तरह पड़ा है और क्या इसे किसी तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो पुलिस ने पाया कि इसने कुछ ऐसी चीज को पिया है जिसके कारण अब ये जिंदा नहीं है। उन लोगों ने स्टेसी से पूछताछ की कि पिछले 1-2 दिनों में क्या हुआ था और क्या तुमने डेविड को कुछ अलग हरकत करते हुए देखा था। तो स्टेसी ने बताया कि वो पिछले काफी दिनों से बहुत ज्यादा परेशान था। मैंने उसका कारण पूछा लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया, और कल की अगर बात देखी जाए तो वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और उसके बाद उसने शराब पीना शुरू कर दिया। ये पहले भी शराब पीता था और मैंने यही बात सोची थी कि ये सुबह तक वापस आ जाएगा, लेकिन अगर इसे देखा जाए तो ये कल से ही इसी तरह टुन यहाँ पर पड़ा हुआ है। पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट सामने आई तो उन्हें पता चलता है कि इसने एंटी फ्रीजन पीकर अपनी जान गंवा दी है। पुलिस उसकी बेटियों के बारे में पूछती है तो उसने कहा कि वो दोनों के दोनों बाहर गई हुई हैं और वो इस टाइम यहाँ पर नहीं है। लेकिन जैसे ही उन दोनों लड़कियों को पता चलता है कि डेविड कैस्टर के साथ ये सब हो गया तो वो लोग तुरंत वापस उसी शहर आ पहुंचती हैं और उन लोगों ने जाकर अपनी माँ से कहा कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। तो उसकी माँ ने सारा का सारा ये मामला बताया कि किस तरह उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और उसके बाद उसकी कुछ ऐसी हालत हो गई। पुलिस उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के बाद अभी तक उन लोगों ने वो कमरा बिल्कुल बंद कर रखा था जहां पर कि वो सोया हुआ था। तो वो लोग उस कमरे में भी जाते हैं कि यहाँ पर हमें ऐसी कौन सी चीज मिल सकती है जिससे हम लोग अंदाजा लगा सकें कि इसके साथ क्या हुआ होगा। और इसके साथ ही उन लोगों ने उसके फोन रिकॉर्ड्स को भी चेक किया, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे वो लोग इस बात को बोल सकें कि इसकी बाहर किसी के साथ लड़ाई हुई थी या फिर किसी के साथ इसकी पुरानी दुश्मनी चल रही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब उन लोगों ने उसकी टेबल पर देखा, उसके कमरे में जब वो लोग छानबीन कर रहे थे तो उन्हें एक गिलास में एक अजीब सा केमिकल दिखाई पड़ता है। पुलिस उस गिलास को लेकर चेकिंग के लिए भेज देती है कि ये चीज क्या है, तो उन्हें पता चलता है कि ये वही चीज है जिसके कारण इसकी मौत हुई थी। और दूसरी तरफ इसके ऊपर स्टेसी के भी फिंगरप्रिंट हैं और वो भी कहीं साइड में नहीं जबकि इसके बॉटम में। उसका पोस्टमार्टम हो जाने के बाद वो लोग फिर से उसको दफनाने के लिए लेकर जाते हैं उन लोगों के विधि विधान के अनुसार। और जो सबसे अजीब बात वहां पर थी वो ये कि स्टेसी ने अपने दोनों के दोनों पतियों की कब्र एक दूसरे के पास लगाई थी और पुलिस यही बात सोच रही थी कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल चीज है। लेकिन दूसरी तरफ जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले डिटेक्टिव थे उन लोगों ने एक दूसरे के साथ ये सारी की सारी चीजें मिलानी शुरू की कि आखिरकार ये बंदी कर क्या रही है, कहीं यहाँ पर एक और कब्र तो नहीं आने वाली। आखिरी टाइम में भी डेविड के साथ यही थी और दोनों की दोनों इसकी जो लड़कियां हैं वो एक दिन पहले ही यहाँ से चली गई थी। तो डिटेक्टिव ने उसका जो पहला पति माइकल था उसकी बॉडी को बाहर निकलवाया और उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया कि आखिरकार इसकी असल में मौत किस कारण हुई थी। और उन्हें पता चलता है कि एंटीफ्रीजन नाम का जो ये लिक्विड है ये इसके शरीर में भी मौजूद था, लेकिन काफी दिनों बाद ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जा रही है तो ये काफी ज्यादा कम मात्रा में उसके शरीर से मिला। पुलिस इन सारे क्लू को आपस में मिलाने लगती है और उन लोगों को शक होने लगता है कि जरूर इसके पीछे स्टेसी ही है। तो पुलिस ने स्टेसी को अलग रखा और उनकी दोनों बेटियों को अलग रखा और उनसे पूछताछ करनी शुरू की कि आखिरी टाइम में आप कहां पर थी और ऐसे ही काफी सारे और सवाल। तो उसकी बेटियों ने बताया कि जब हमारे स्टेप फादर के साथ ये सब बीता उससे एक दिन पहले ही हमारी माँ ने हमें बाहर भेज दिया था कि तुम जाओ और थोड़ा एंजॉय करके वापस आओ। और इसी तरह की कुछ और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो लोग उन तीनों को ही घर पर भेज देते हैं। अगली सुबह होते ही स्टेसी पुलिस के पास कॉल करती है और उन्होंने कहा कि यहाँ पर काफी ज्यादा एक बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है, प्लीज आप लोग एम्बुलेंस लेकर यहाँ पर पहुंच जाइए। पुलिस उससे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरी बेटी ने पता नहीं क्या पी लिया है जिसके बाद ये काफी ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। My daughter is taking some pills. She's having trouble, I think. It sounds like there's something in her throat. Is she conscious?
Yes, she's making noise. Is she breathing normally? No. An entire bottle of vodka, Ashley. Is that her? Oh, she's throwing up. She's throwing up. Ashley. Oh my God, oh my God, oh my God. This is not happening. तो पुलिस तुरंत एम्बुलेंस के साथ वहां पर पहुंच गई और उसे एम्बुलेंस में डालकर वो लोग हॉस्पिटल ले आते हैं। जब वो लोग स्टेसी से वहां पर उसके घर पर पूछताछ कर रहे थे तो वहां पर उन्हें एक सुसाइड नोट मिलता है जो कि उनकी बेटी ब्री के द्वारा लिखा गया था। उसमें वो सारी की सारी बातें साफ साफ लिखी हुई थी कि कैसे उसने अपने पहले पिता माइकल की जान ली थी और उसके बाद डेविड की। अब अगर देखा जाए तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो एक ना एक दिन इस चीज में फंस जाएगी। उसे काफी ज्यादा इस बात का बुरा भी लग रहा है कि उसने ये सारे के सारे काम किए और अगर देखा जाए तो ये गलती उसकी सुधर भी नहीं सकती, जिसके कारण उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस उस पेज को भी अपने पास रख लेती है कि ये भी एक सबूत की तरह काम करेगा, लेकिन अगर देखा जाए ब्री को तो उसे टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था और उसके सारे के सारे स्टमक को बिल्कुल खाली कर दिया गया और उसका सारा का सारा जहर भी निकल गया, जिसके बाद लगभग 2 या 3 घंटे बाद ही वो फिर से होश में आने लगी। पुलिस उसके पास जाती है और उसने कहा कि बेटा तुमने जो ये काम किया था ये काफी ज्यादा बेकार था क्योंकि इसके कारण तुम्हारे पहले पिता और अब वाले स्टेप फादर की जान चली गई, लेकिन जो अब तुमने ये कदम उठाया है ये और भी ज्यादा गलत है। ब्री कुछ समझ नहीं पाई और उसने कहा कि सर आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन लोगों ने उस नोट की कॉपी उसके हाथ में थमा दी कि क्या तुमने ये नहीं लिखा। और सबसे जो खास बात थी वो ये कि ब्रे ने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि ये किसने लिखा है और असल में ये मैंने नहीं लिखा और मुझे तो ये बात भी नहीं पता कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ। पुलिस फिर से कंफ्यूजन में चली गई कि आखिरकार इस घर में चल क्या रहा है। उन्होंने उसकी बड़ी बहन एस्ली को वहां पर बुलाया और पूछा कि सुबह सुबह तुम्हारे घर पर क्या हुआ था। तो एस्ली ने कहा कि कुछ खास नहीं, मेरी माँ ने मुझे कुछ सामान लेने के लिए बाजार भेज दिया और पीछे से वो मेरी बहन के लिए एक ड्रिंक बना रही थी। मैं भी ड्रिंक पीने की सोच रही थी लेकिन मेरी माँ ने जबरदस्ती मुझे भेज दिया कि ये चीज तुम जल्दी से ले आओ और मुझे इसकी काफी ज्यादा जरूरत है। मैंने भी यही बात सोची कि कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक ही तो है, मैं आकर पी लूंगी। लेकिन वापस जब तक मैं आई यहाँ पर तो सारा का सारा मामला ही बिखर चुका था। और एस्ली की ये बातें सुनकर पुलिस को सारा मामला समझ आने लगा था और उन लोगों ने स्टेसी को एक रूम में ले जाकर आराम से बैठाकर उसे एक पानी का गिलास थमाकर कहा कि तुम सारी की सारी अपनी हरकतों के बारे में बड़े ही आराम से बता दो, नहीं तो हम लोग तुमसे अपने तरीके में पूछेंगे। और जो इन्वेस्टिगेशन के बाद उन लोगों को पता चलता है वो ये था कि स्टेसी ने ही अपने पहले पति को मारा था क्योंकि उसके मरने के बाद उसका जो इंश्योरेंस का पैसा था वो स्टेसी के पास आया और यहाँ पर डेविड वाले केस में भी इंश्योरेंस का सारा पैसा स्टेसी के पास गया था और इसके साथ साथ अब की बार तो उसे काफी सारी प्रॉपर्टी भी मिली थी। डेविड का बेटा यहाँ पर आकर इस बात के लिए बोल भी रहा था कि वो मेरे पिता थे और देखा जाए तो जायदाद पर मेरा हक है, लेकिन स्टेसी ने इस बात से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और उसे वहां से भगा दिया। पुलिस के सामने ये सारी के सारे खुलासे जब होते हैं तो उन लोगों ने कोर्ट में उसे पेश किया और स्टेसी की ऐसी हरकतों के बाद कोर्ट ने भी उसे 2 उम्र कैद दी और इसके अलावा उसने अपनी ही बेटी के ऊपर जानलेवा हमला किया, वो उसकी जान ले ही लेती, जिसके कारण उसे 4 साल की और सजा मिली, वो भी बिना किसी पैरोल के। लेकिन दोस्तों आप इस माँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिसने ना तो अपने पति को बख्शा ना ही दूसरे पति को बख्शा और आखिर में उसने अपनी बेटी को भी दांव पर लगा दिया ताकि वो खुद बच सके। लेकिन वो तो अच्छी किस्मत के चलते उसका सारा का सारा जहर उसके पेट से निकल गया और उसने ये खुलासा कर दिया कि वो नोट उसने नहीं लिखा था।